भारतीय शिक्षा बोर्ड को हमें इंट्रोड्यूस करना हो तमिल में और 7-8 मिनट बोलना हो मेन बातें, तो तमिल में कैसे बोलेंगे? तो उसको मैंने सीखा, तैयार किया। जो मदुरई में मैंने तमिल से शुरू किया, 7-8 मिनट बोला, एक तो सब खड़े होकर ताली बजाए। दूसरी बार जब फिर मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करना शुरू किया आगे, तो सब के सब खड़े होकर बोले, सर वी अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, यू कैन स्पीक हिंदी। तो उससे मुझे एक दिशा मिली। इसका मतलब है कि इनके मन में पीड़ा है कि क्या भारत का मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया है? क्या भारत का मतलब कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं? क्या लैंग्वेजेस का आप इम्पोजिशन चाहते हो, या अप्रिशिएशन आप डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहते हो, या जो लैंग्वेजेस के बीच की जो कॉमन थ्रेड है और कॉमन जो कल्चर है उसके साथ जोड़ना चाहते हो? हमने इसीलिए फिर सारी हमारी जो आप देखेंगे पुस्तक हिंदी की, उसमें हर किताब में कम से कम 3 भारत की अन्य रीजनल लैंग्वेजेस के समर्थ अवार्डेड साहित्यकारों की कोई न कोई साहित्य रचना का हिंदी अनुवाद हमने रखा हुआ है। उसमें कोई कोंकणी का, तो कोई तमिल का, तो कोई तिरुकुरल का, तो कोई मलयालम का, कोई उड़िया का, जिससे कि बच्चे हिंदी जानते हुए हिंदी का सामर्थ्य सीखें, लेकिन सब कुछ सीखें अन्य भाषा। अंग्रेजी हमने ये कोशिश किया है आदरणीय, अंग्रेजी सीखें बच्चे, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद की तरह अंग्रेजी सीखें। मतलब समझ में आई बात? तो भाषा अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी और संस्कृति नहीं, कल्चर नहीं। वो भारत की फिलॉसफी, भारत की हिस्टोरिसिटी को जाकर के विदेशों में अंग्रेजी में, लोग अंग्रेजी जानते हो तो अंग्रेजी में बोल सके अपने भारत की दर्शन को, फिलॉसफी को। तो भाषा से कोई झगड़ा नहीं हमारा। भाषा की कॉम्पिटेंसी तो हम अपने यहाँ रशियन भी पढ़ा रहे हैं, जर्मन भी पढ़ा रहे हैं। जो आचार्य कुलम जुड़ा है हमारा हरिद्वार वाला, उसमें 7 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मंडारिन भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक नॉलेज क्रिएशन चाइनीज लैंग्वेज में हो रहा है आजकल। अगर हमें मंडारिन को समझे रहेंगे तभी उनके रिसर्चेज को हम समझ पाएंगे, तभी हम वैश्विक रूप पर कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। क्योंकि अपनी भाषा में खूब सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन खूब बंदूकता भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी भाषाओं का भी सामर्थ्य होना चाहिए, अपनी बिना नाभिक को खिसके हुए हमारी न्यूक्लियस इंटैक्ट हो, और बाकी भाषाओं को जान करके हम उनकी भाषा में अपनी बात समझा सकें, यह सामर्थ्य मिल सके। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बाकी जो आप लोग नाम और नंबर देंगे तो हम आपसे रिस्पॉन्ड करेंगे और अलग से मीटिंग करेंगे। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं पीछे? सर सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथिगण और हमारे साथियों का जो यहाँ आए। सर मेरा नाम रवि प्रधान है और हमारा एक स्कूलों का संगठन है जिसमें 400-500 स्कूल जुड़े हुए हैं, यूनिटी ऑफ स्कूल ओनर्स। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जो स्कूलों की समस्याओं के लिए काम करता है। तो मुझे लगता है जो समस्याएं मेरे मन में आ रही हैं वो सभी की होंगी। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे यहाँ पर भी कुछ गांव के हमारे साथी बैठे होंगे जिनके स्कूल गांव के अंदर हैं, और शहरों में भी कुछ ऐसी जगह स्कूल्स हैं जो बोर्ड के सारे मानक पूरे नहीं कर पाते या इन फ्यूचर कर सकते हैं, अभी नहीं है। तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई मानक अधूरा है जो इन फ्यूचर कुछ महीनों में या दिनों में पूरा हो सकता है, तो उसका एफिडेविट कुछ करके ऐसा उसको मान्यता मिल सकती हो? क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य बोर्ड हैं उनमें बहुत हार्ड मानक होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा पैर तुड़ाई और रिश्वतखोरी, अगर मानक ना भी पूरे हों, पैसा मोटा खिला दिया जाए तो मान्यता मिल जाती है। और अगर किसी का कोई छोटा मोटा मानक अटका हुआ भी है और वो सोचे कि मुझे बिना पैसे दिए मेरा काम हो जाए, तो वहां वो काम नहीं होता। तो क्या हमारे बोर्ड में ऐसे कुछ व्यवस्था है? मेरा सर ये जिज्ञासा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी मेरे साथियों की भी होगी। तो उसके लिए और कोई सवाल नहीं, बस बैठ जाओ। सर मेन मुद्दा यही है, तो इसीलिए सभी लोग मुझे लगता है। ठीक है, मुद्दा ठीक है आपका, अच्छी बात है। देखिए, आप अगर संगठन के अध्यक्ष हो तो आप ये भी जानते होंगे सारे नियम कानून के विषय में।
कुछ ऐसे नियम होते हैं जहां पर कि आप बिल्कुल शिथिल नहीं कर सकते, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आप उस नियम की भावना का सम्मान करते हुए शिथिल करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाइजीन के लिए इतना स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए, तो वहां पर आप कंटेंट टू सुप्रीम कोर्ट करके कोई बोर्ड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के बॉडी के अपेक्स ऑर्डर को मानना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि बिल्डिंग का स्ट्रेंथ हो, अगर वो कहते हैं कि फायर सेफ्टी हो, ये जो नियम है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि सुनिश्चित कराएंगे कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के एंगल से। ये ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर कि कोई बोर्ड अगर समझौता करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा और जिस भावना से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसका उल्लंघन करेगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने एक बार संकेत शुरू में किया कि हम नहीं कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल हो, बहुत ही भव्यता होगी तभी हम देखें। अगर आपके पास जितना स्पेस है मिनिमम, हमने इसलिए CISC में, ICSC जो बोर्ड जिसको कहते हैं आप, नाम असली CISC है, उसमें 2000 वर्ग मीटर पर राज्य सरकारें दे देती हैं NOC, 2000 वर्ग मीटर पर। CBSE 1 एकड़ 2 एकड़ मांगता है और माध्यमिक बोर्ड ने भी उसी को कर दिया है। हमने बहुत मुश्किल से, चूंकि हमारे बोर्ड में भी आधे मेंबर तो सरकार के ही हैं, चूंकि मैं भी चूंकि सरकार में रहा हूं तो मैंने बहुत ही लॉजिकली कन्विंस करके लोगों से कहा कि नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड भी 2000 वर्ग मीटर पर दे देगा। अगर एक सेंट्रल बोर्ड CISC दे सकती है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं दे सकती? ये समझाने में 2.5 घंटे लगा मुझे पास कराने। दूसरा कि अगर ये था कि जैसे मान लीजिए पहाड़ के क्षेत्र थे, आदिवासी क्षेत्र थे, जहां पर एक क्लास में 40 बच्चे होते ही नहीं उन इलाकों में, वो एक सेक्शन में स्कूल में एक क्लास में 20-25 बच्चे आ जाए वही बहुत है। तो वो मालिक कहते थे, जो ओनर जो बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, मैनेजमेंट के लोग, तो कहते थे साहब हम क्यों बनाएं फिर 500 स्क्वायर फीट का, अगर हमारे 20-25 बच्चे बैठ सकते हैं 300 स्क्वायर फीट में, तो हमें आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम बड़े कमरे बनाए? हमारे आएंगे ही नहीं बच्चे, इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। भारत तो बहुत ही विविध है, हर नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली यूपी की तरह डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन। तो चूंकि मैं तो खुद छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत रूप से प्रसंग बस बता रहा हूँ कि क्यों मैं आदिवासियों पर ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि आदिवासी इलाकों में मेरी सेवा काल के दौरान से आदरणीय, मैं अपने परिवार के संसाधनों से, मेरी चाची थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके कोई संतान नहीं तो मुझे मिलने वाली थी, उससे मैं 3 विद्यालय आदिवासी नक्सल क्षेत्रों में निःशुल्क पढ़ाने का चलाता हूँ। तो मैंने उस इलाकों में हमने अध्ययन करके देखा कि उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो हमने वहां भी ये प्रस्ताव कर दिया कि नहीं, अगर 25 बच्चा है, अगर एफिडेविट देता है कि हम 25 बच्चे का एडमिशन लेंगे पढ़ाएंगे, तो हम 300 स्क्वायर फीट में अलाउ कर देंगे। अगर उत्तराखंड में अगर जमीन स्कैटर्ड है, मैदानी क्षेत्र एक साथ कंटिन्यूअस नहीं है, हम क्यों बाध्य करेंगे पहाड़ को खोदो समतल करो? अगर ऊपर नीचे भी है जमीन तो हमने अलाउ कर दिया है। तो जहां पर जितना हमें रैशनलाइज करने की गुंजाइश है वहां पर तो कर रहे हैं, जहां पर नहीं गुंजाइश है वहां पर हमारी मजबूरी है देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की, उसके तहत हम उसके ज्यादा नहीं कर सकते। उसमें अगर कोई विशिष्ट रूप से कोई समस्या है आपकी, हमारी वेबसाइट पढ़ लो आप अध्यक्ष जी, उस वेबसाइट में आपको मिलेगा कि जितना हमने रैशनली शिथिल किया है, शायद उससे शिथिल करने की गुंजाइश वर्तमान नियम कानूनों की परिदृश्य में संभव ही नहीं। हमने गेम्स को भी क्लस्टर अप्रोच में अलाउ कर दिया है, हमने 2000 वर्ग मीटर तक शहर गांव में अलाउ कर दिया है। हमने सेक्शन बढ़ने पर तब हमने कहा है कि नहीं, आपको और जमीन चाहिए, एक सेक्शन तक अगर अलाउ करते हैं 15 सेक्शन बालवाटिका, जिसको मैं कहता हूं प्रत्यूष अरुण उदय, हम इसको नर्सरी LKG UKG को कहते हैं प्रत्यूष अरुण उदय, सूर्य से जोड़ते हैं। प्रत्यूष बेला, लालिमा जो होती है अरुण बेला, जब सूरज उदय हो गया तो उदय बेला, मैंने अब बच्चा पढ़ने लायक तैयार है, अब ले आओ पहली कक्षा।
तो वो जो प्रत्युष से लेकर के 12वीं तक में एक एक सेक्शन लगाने के लिए भी आपको 20,000 स्क्वायर फीट 18,000 स्क्वायर फीट निर्माण चाहिए। हमने अध्ययन किया है 40 बच्चों, और अगर 30 बच्चे पढ़ाते हैं तो आपको 16,000 स्क्वायर फीट चाहिए। G+2 अलाउ होता है तो 600 वर्ग मीटर निर्माण चाहिए। फिर 1,000-1,500 वर्ग मीटर कुछ तो खिलाओगे नहीं, क्रिकेट खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, आप खो खो कबड्डी कोई गेम तो कराओगे, अन्यथा जो फिर एनसीएफ की जो मान्यता है, पढ़ाई की जो सही दृष्टि है कि पढ़ाई स्पोर्ट इंटीग्रेशन पे होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेशन पे होना चाहिए, पूरा फेल कर जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा क्रिकेट का मैदान बनाइए तभी हम आपको देंगे, लेकिन कुछ खेल लायक तो कुछ मैदान वहां होना चाहिए ना, ताकि इंटीग्रेशन हो। तो ये सब रखा गया है। आप एक बार हमारे इसको पढ़ लो, और ये हमारे सुनील जी हैं, आप अपना नंबर या चौधरी साहब दे देंगे, आप उसको पढ़ के एक बार इनसे डिस्कस कर लो। और आप लोग तो बहुत ही नजदीक हमारे हरिद्वार हो, कभी आकर के अपने संगठन के साथ आ जाओ, एक एक मुद्दे पर चर्चा कर लो। अगर आप कहते हो साहब यहाँ आप कर सकते हो शिथिल, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट रिलैक्स्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन एक्सपैंड हो, भारत बोध की शिक्षा प्रसारित हो, और एजुकेशन को हमें खुद, मैंने एक लाइन बोला कि हमें 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं बनाना है, बच्चों को हमें रेफ्रिजरेटर चाइल्ड नहीं बनाना है, बच्चों को हमें पुरुषार्थी बनाना है। एसी रूम में रहना, एसी कमरे में चलना, एसी कमरे में पढ़ना। इसके बाद हालात ये होती है कि भाई कौन कौन रहेगा मैदान पर, कौन जाएगा जैसलमेर के मैदानों में +50 डिग्री में, कौन कारगिल में -50 डिग्री पर रहेगा। अगर सभी लोग इसी तरह की सुविधा भोगी माध्यम से पढ़ते रहेंगे और पुरुषार्थ ही नहीं होगा प्रकृति के झंझावातों, सामाजिक झंझावातों से सांघर्षिक क्षमता विकसित करने का, तो बच्चे तो पुरुषार्थी नहीं होंगे। तो ये हमें लाने के लिए हम खुद चाह रहे हैं कि बहुत ही सुविधा भोगी विद्यालय नहीं बनाना है, लेकिन जितना नियमों में रिलैक्स हो सकता है, आई विल द फर्स्ट पर्सन टू अकोमोडेट दोज स्कूल व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड एज पर द रैशनलाइज्ड नॉर्म्स। बताएं। 8वीं तक की मान्यता हमारे पास है, क्या हमें वो मान्यता सरेंडर करके तब अपनी नहीं, आपका शुभ नाम क्या है? CS चौधरी। चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, राइट एजुकेशन एक्ट जब से आया है 2009, उसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि कोई भी विद्यालय खोलेगा पूरे देश में तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से 8वीं तक की रिकॉग्निशन लेगा। इसके बाद ही वो किसी बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी किसी बोर्ड के लिए तभी होगी जब वो पहले 8 तक संबंधित राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग से लेगा परमिशन। तो आपके पास अगर 8वीं तक है तो सरेंडर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8वीं तक कोई बोर्ड नहीं है। 8वीं तक आपको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब आप स्कूल चला सकते हो। नाउ यू कैन मूव फॉर एनी बोर्ड, you can move for CSE, move for CBSE, move for Bharatiya Shiksha Board, move for Madhyamik Shiksha Board. When you will join with us to be affiliated for the secondary stage, then your all vision will be aligned with the vision of the board, right from Balvatika to the class 12. That time we will start from the nursery to 12. Yes. With Bharatiya Shiksha Board. Yeah. Thank you. नमस्ते, मैं रांची से महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। कुछ हद तक तो मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल गया, तो एक विचारधारा बस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। भाषा की जब बात हो रही थी अंग्रेजी की, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एक सोसाइटी की, हिंदी ना जानना शर्मनाक नहीं है, क्राइम नहीं है। नॉट नोइंग हिंदी इज नॉट अ क्राइम, बट टेकिंग प्राइड इन नॉट नोइंग हिंदी इज अ क्राइम। जो आजकल की सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, दे टेक प्राइड इन नॉट नोइंग हिंदी, कि मुझे तो हिंदी में लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो हमें बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। एंड दूसरा, जैसे आपने कि बताया कि हमारी विचारधारा बदलनी है, तो अभी हाल ही में एक मैंने स्पीच में बोला था, किताबों में पढ़ा दिया गया अकबर द ग्रेट, अब उसे शिवाजी द ग्रेट बनाते बनाते सालों लग जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग वेबसाइट पे ही पढ़ लो, क्योंकि किताबें तो हमें अकबर द ग्रेट ही पढ़ाती रही हैं, और ना जाने कितने साल तक अकबर द ग्रेट ही पढ़ाती रहेंगी। हम ये सोच ही रहे थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसी कोई संस्था है
जो हमारे बच्चों की विचारधारा बदले और बताए कि कौन ग्रेट है हमारे साहित्य में और कौन नहीं। धन्यवाद। ऐसा है कि दीदी जो है, देखें कि जो मानस परिवर्तन है 185-90 वर्ष का मतलब कई पीढ़ी हो गई। तो कई पीढ़ियों तक जब एक कॉलोनियल माइंडसेट है तो जाहिर है कि अभिभावकों का अंग्रेजी के प्रति जो रुझान है वो एक उसी माइंडसेट का बाय प्रोडक्ट है। इसलिए हम उनकी आलोचना नहीं करते, हम उनको धीरे धीरे जागृत करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर कोई व्यक्ति के मन में यही है कि वो अंग्रेजी को ही बड़ा मानता है भाषा को, तो चलो भाई हम अंग्रेजी की किताब में ही उपनिषद पढ़ा देते हैं। अंग्रेजी की किताब में ही, आप हमारी किताब देखना अभी 9वीं 10वीं की आएगी, आपको उसमें ईशोपनिषद मिल जाएगा बच्चों के एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बहुत डिफिकल्ट नहीं। आपको विजय रथ जो दृष्टि है रामचरितमानस में, राम जो कहते हैं कि विजय कैसे मिलती है, वो आपको विजय रथ आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। युद्ध युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आपको हिंदी में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, अंग्रेजी में मिल जाएगा। तो अंग्रेजी में हम इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पढ़ा दें और उसका जो कंटेंट डिजाइन रखे हैं वो भारत उसको केंद्र में रहे। पहली बात, जो इतिहास की बात आपने कही, हम एक चीज ये भी थोड़ा लोगों को सावधान करते हैं, अतिवादिताओं में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ना तो एक एक्सट्रीम अतिवादिता जो अभी चली आ रही है, ना तो दूसरी अतिवादिताओं की ओर ही उलझना चाहिए। इतिहास को हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव होकर के जिसका जितना पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव योगदान रहा है उसको उस रूप में बच्चों को बैठा दीजिए। जजमेंटल हम नहीं होंगे, बच्चों को खुद जजमेंट देने दीजिए। हम क्यों कहें कोई ग्रेट है कोई विलन है? हम उसने भारत के निर्माण में क्या योगदान किया, उसके कालखंड में क्या नीतियां अपनाई गई, उसके कालखंड में नीतियां अपनाने से भारत की ज्ञान संपदा में वृद्धि हुई, क्षति हुई, भारत कमजोर हुआ, मजबूत हुआ। ये जो एनालिसिस सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिको कल्चरल आइडियाज, फिलोसॉफिकल जब आ जाएगा तो हमें बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा कौन महान, कौन विलेन, कौन खराब। दूसरा, हमें किसी को गाली देना बच्चों को नहीं सिखाना। ये भी एक बहुत ही एक गलत नैरेटिव है, मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं कि हमें किसी को गाली देने के लिए बच्चों को नहीं हम टेक्स्ट बुक बनाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे। हम बच्चों के अंदर ये बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चों, भारत के निर्माण को इस क्षेत्र में ज्ञान संपदा के सृजन की आवश्यकता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधन, उठो जागो, इन छोटी छोटी मिथ्याचारों से ऊपर उठ करके और देश को जिसकी जरूरत है उसके साथ खड़े हो और मिल करके खड़े हो। छोटे छोटे इश्यूज पर भटक करके देश की ऊर्जा को सामूहिक रूप से नष्ट मत करो, झूठी नैरेटिव में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। और अब बेबाकी से चूंकि आपने नाम ले लिया अकबर का, तो मैं उस पर भी स्पष्ट कर दूं, आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं। अगर मुगल सल्तनत के दौरान या दिल्ली सल्तनत के दौरान कोई अगर ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं जिसके कारण से भारत की सामाजिक कोहेशन में, समरसता में नष्ट हुआ या टूटा या कमजोर हुआ, या ज्ञान सृजन रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण, जजिया के कारण आपस में भेद पैदा हुआ, अगर ये हमें पढ़ाना है तो हम ऑब्जेक्टिव पॉलिसी पढ़ा करके पॉलिसी के नेगेटिव इंपैक्ट को पढ़ाएंगे, ना कि हम उसका नाम लेकर के उसको नहीं कहेंगे एक बड़ा विलेन था, खलनायक था, फलाना था, धमाका था। अरे उसके व्यक्तित्व को लेकर हम क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, और इस्लामिक फेथ के जो बच्चे हैं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, इस्लामिक फेथ के जो बच्चे हैं उनसे मैं बार बार ये कहता हूं कि उनके मानस में ये बैठना चाहिए कि तुम औरंगजेब से अपने को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो। और देश के दूसरे लोगों को भी मैं कहता हूं कि तुम इस्लामिक फेथ के लोगों को औरंगजेब से क्यों आइडेंटिफाई करते हो। ये जो दोनों ओर की कमी है ना, ये गलत इतिहास के कारण है।
कि वो भी अपने को औरंगजेब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम उनको टॉन्ट कस करके व्यंग बोल करके उनको भी ऐसा मानते हैं जैसे वो औरंगजेब के अनुयायी हैं। ये जो मानसिकता है, बच्चों को इससे बाहर निकाल करके एक समूचे भारत के बोध के साथ, एक पंक्ति में हरिओम जी बहुत बड़े कवि हैं, ये हमारे शब्द को, भाव को मैं समझता हूं कि अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं लोगों से कहता हूं राष्ट्र प्रेम चाहिए, राष्ट्रोन्माद नहीं। राष्ट्र का उन्माद जो होता है ये कहीं ना कहीं राष्ट्र को ही ले डूबता है बात। लेकिन जो राष्ट्र प्रेम को सही ढंग से अगर अवस्थित हो गया तो किसी भी फेथ का बच्चा हो वो फिर नहीं कहेगा कि औरंगजेब ने ठीक किया। क्योंकि औरंगजेब अगर जजिया टैक्स लगाता है तो कौन समर्थ समझदार मुस्लिम इस्लामिक फेथ का व्यक्ति कहेगा कि किसी रिलीजन के नाम पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। अगर कहता है तो इसका मतलब हमने उसके मानस को ठीक से गढ़ने में सफल नहीं हुए। तो हम इतिहास को बहुत ही एक अंतिम उदाहरण दे रहा हूं महाभारत का। महाभारत पूरा पढ़ा बहन जी आपने? की पढ़ा। हाँ, उसको जरा फिर हमारे कहने के बाद एक बार इस निगाह से पढ़िएगा कि वेद व्यास जी ने कहीं भी नहीं लिखा है कि दुर्योधन दुष्ट है, कहीं भी नहीं लिखा है कि कर्ण ने दुष्टता की, कहीं भी नहीं किसी की आलोचना, गाली गलौज आलोचना नहीं किया। जिसने जो किया वैसा ही लिख दिया, छोड़ दिया हमारे आप पर पढ़ने वाले को कि अब आप तय करो इसमें कौन नायक था कौन खलनायक। ठीक, धन्यवाद। जी। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मैंने वास्तव में ऐसा वक्तव्य आज तक नहीं सुना। मैं भी 33 साल से प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज में, लेकिन इतना ज्ञानवर्धक, और या कह लीजिए कि जो पहले से एक धारणा जमीन तैयार होती है पहले से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ पतंजलि से और स्वामी रामदेव से, उनके विचारों से। तो इसके लिए जिज्ञासा, जब आप जगह जगह वर्कशॉप कर रहे थे तो मुझे कहीं कहीं का फोटो वगैरह फेसबुक पे देखने को मिले तो मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि हमें कभी अटेंड करने को मिलेगा। तो वो आज पूरी हुई। मेरा बहुत गहरा, मतलब बहुत ज्यादा कह लीजिए जैसे मतलब प्यासे को पानी चाहिए, उस तरह से लगता है कि किसी तरह से ये पूरी जो संस्कृति है हमारी, जो एनवायरनमेंट है, जो मैकाले की शिक्षा ने पैदा कर दिया है, वो परिवर्तित होना चाहिए। तो उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो माध्यमिक के विद्यालय हैं वो लगभग 28,000 विद्यालय हैं, जिसमें से 22,000 समथिंग जो है वो सेल्फ फाइनेंस के हैं। मैं उसकी प्रदेश संगठन मंत्री हूँ संगठन की। और जब उत्तर प्रदेश ने जो पिछला मानक था वो पहले 500 मीटर में, फिर 700 मीटर में, फिर 800 मीटर में, इस तरह से मान्यताएं मिली, तो लगभग 18,000 विद्यालय उस तरह के हैं। तो अगर अपने आप को जोड़ना चाहेंगे कि तो क्या कोई बीच का रास्ता भी है और वो वैध भी हो, कहीं अवैध ना हो, कि मान्यता वही रहे और बुक्स आपकी लग जाए या कैरिकुलम आपका लग जाए या आपका जो लक्ष्य है वो उस पर लागू हो जाए, क्योंकि जो मूल उद्देश्य है हमारा समाज के निर्माण का वो पूरा हो सके। क्योंकि मान लीजिए कहीं आबादी में विद्यालय है तो वो अपने आप का विस्तार तो वहां संभव है नहीं, उतने बहुत एक संसाधन भी नहीं है। मैं आपका समाधान बता रहा हूँ जी। हमने एक प्रोविजन किया है कि अगर किसी भी राज्य सरकार ने किसी स्कूल को पहले से मान्यता दे रखी है और अगर वो स्विच ओवर करना चाहता है, स्विच ओवर, तो उसमें फिर हम जो भी उसका मानक है उसी को अडॉप्ट करके स्विच ओवर हम अपने यहाँ से मान्यता दे देंगे। यही क्वेश्चन मेरा। तो समाधान हो गया। जी। वो चाहे 800 वर्ग मीटर में है, चाहे 900 में है, चाहे 800 में है, चाहे 700 में है, अगर माध्यमिक बोर्ड ने आपको मान्यता दे दिया था जी, आप चला रहे हो जी, तो स्विच ओवर का प्रोविजन में हमारे यहाँ आप अप्लाई करोगे और हम उनको आपके एप्लीकेशन को उनको भेजेंगे। अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देते हैं वो, कोई भी सुझाव, कोई भी ऑब्जेक्शन, तो हम आपको मान्यता दे देंगे। ठीक, ऑलरेडी हमने प्रोविजन कर लिया था, समस्या आइडेंटिफाई कर लिया था। सम्मानित मंच और सदन को प्रणाम करता हूं। मैं सुभाष चंद्र मावाना से कक्षा 8 तक विद्यालय चलाता हूं, लेकिन मुझे अपने स्कूल को अपग्रेड करना है, लेकिन इतनी जगह मेरे पास वहाँ नहीं है कि 12वीं तक की मान्यता मुझे उसी गांव में है, दूसरी जगह अगर उसी गांव में है या स्थान पे है, शहर में अलग है तो क्या? शहर में नहीं, हमने इतना सिर्फ अलाउ किया है अभी। देखो डिस्टेंस का भी सवाल होता है, वरना पूरा लगेगा जैसे कोई दुकानें खुल रही।
अगर हमने इतना सिर्फ अलाउ कर दिया है कि सेम लोकल बॉडी में अगर एक जगह 8वीं तक की स्कूल पहले से चल रहा है और उसके पास फर्दर वहाँ एक्सपेंशन का 1 किलोमीटर के दायरे से संभव नहीं है, 1 किलोमीटर नहीं, उस लोकल बॉडी में अलाउ किया है। अगर टाउन एरिया मवाना में है तो आप टाउन एरिया मवाना में, दूसरी जगह है तो आप 9वीं 12वीं बना सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे अगर किसी विलेज में हो तो उसी ग्राम पंचायत में बना सकते हो दूसरी जगह। दूसरा है कि आपकी जमीन अपनी नहीं है, आप लीज लेकर के भी कर सकते हो, जो सीबीएसई भी अलाउ करती है लीज पर, हम भी अलाउ कर रहे हैं लीज पर। तो हमने कंटिन्यूटी को, मैंने वो पहले बोला था कि कंटिन्यूअस लैंड को जितना हम रिलैक्स कर सकते हैं उतना हमने रिलैक्स किया, जिस पर कि कोई लीगल क्वेश्चन नहीं उठे, क्योंकि चूंकि मैं भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कहाँ सवाल उठ सकते हैं, कहाँ नहीं उठ सकते, और उठ सकते हैं तो हम जवाब दे सकते हैं रैशनली। उस तरह से हमने रैशनलाइज किया हुआ है। अब मेरा आपसे आग्रह है कि अब अगले किसी क्वेश्चन से पहले आप एक बार मेरा पढ़ लीजिए पहले पूरा, क्योंकि ये जो आप पूछ रहे हैं तो हमारे बायलॉज में पहले से लिखा हुआ है इसका उत्तर। पिछले दिसंबर में मैं शिविर अटेंड किया था और वहीं से भारतीय शिक्षा बोर्ड के सैंपल लेकर के आया था। तो मेरे विद्यालय में हिंदी और मैथ की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकें लगी हुई हैं और आगे भी मैं उनको बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद। बच्चों को तमिल वमिल के कुछ शब्द याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो देखो ये अनिवार्य है, मैं एक अभी करने जा रहा हूँ एक कंपटीशन, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जितने बच्चों को बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म में अगर कितने शब्दों को कितनी भाषाओं में वो बता सकता है, ठीक है, उसकी एक प्रतियोगी परीक्षा करा के उसको मैं नेशनल लेवल पर पुरस्कार दूंगा, अच्छा खासा 51,000 का पुरस्कार दूंगा उस बच्चों को, ताकि वो बहुभाषिकता से जुड़े, दूसरे प्रदेशों को लगे कि मेरी भाषा की इज्जत भी नॉर्थ इंडिया में भी है। सिर्फ अपने हिंदी हिंदी नहीं करते, वो हमारी तमिल को भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, ठीक है। और हमने उर्दू भी रखा है 12वीं तक आते आते हैं बच्चा, क्योंकि शेड्यूल 8 में उर्दू भी है, तो 12वीं तक आते आते हिंदी पढ़ते पढ़ते कम से कम 60 वाक्यों को उर्दू में बोलना भी सीख ले, ये भी कॉम्पिटेंसी रखे। इसीलिए हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड से अब तक 9 मदरसे जुड़ गए हैं। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 9 मदरसे जुड़ गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूरी दृष्टि पढ़ी, किताबें देखी, तो उन्होंने कहा कि सर इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि भारत के निवासी हैं तो भारत को तो जानना ही चाहिए। और आप जब भारत को जानने की बात कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ा करने की बात कर रहे हैं, भारत की सांस्कृतिक पूरी यात्रा बताना चाह रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसको पूर्णता की ओर ले जाते हैं। बाकी अपने प्रश्न उत्तर आप लीजिएगा। तो एक अंतिम जो पूर्णता मंत्र के साथ इस बैठक को आप सभी लोग थोड़ा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।